स्टफ टॉक। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है रस धातु, जो पीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का चैप्टर है। क्रिया शरीर का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 है। पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया था धातु पोषण न्वय के बारे में। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो हम रस धातु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रस धातु कैसे होता है? तो रस धातु रागहीन होते हैं, उनमें किसी तरह कलर नहीं होता है। रस धातु अगर हम मॉडर्न पार्ट से कंपेयर करें तो रस धातु जो होते हैं वो प्लाज्मा और लिम्फ, जैसे आप देखे होंगे उस वही है रस धातु। बस जो आपने वहाँ पे उसके कंपोजिशन पढ़े हैं, वहाँ पे उसकी क्या क्या चीज़ से मिलके बना है, कितना % होता है बॉडी में, वो सब पढ़ा है। पर यहाँ पे उसके बारे में थोड़ी अलग चीज़ें, उसकी मतलब निरुक्ति पढ़नी है, उसकी उत्पत्ति पढ़नी है, उसकी परिभाषा, उसका स्थान, उसका कर्म, उसका गुण, उसका प्रमाण, और यहाँ तक कि उसका रस व स्रोतस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रस व स्रोतस के बारे में आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में सब बेसिक डिटेल लेनी है। तो आज का जो चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आप देख भी लोगे कि कैसे आयुर्वेदा जो है वो मॉडर्न के पार्ट से हम कंपेयर कर सकते हैं। एक जगह पे लाइव प्रूफ दिखाया गया है। प्रूफ क्या मतलब, ऐसे भी आपको लगेगा ही, लेकिन वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हुआ है कि हाँ, वहाँ पे ये कहा भी गया है आपके बुक में कि मॉडर्न और आयुर्वेदा का दोनों का बात सिमिलर ही है। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि रस धातु क्या होता है, उसकी निरुक्ति क्या है, उत्पत्ति, परिभाषा, ये सारी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि निरुक्ति, रस धातु से रस शब्द बना है। रस धातु से क्या है, तो रस शब्द से बना है। सही बात है, रस धातु जिसका अर्थ है जो निरंतर चलते रहता है, जो लगातार चलते रहता है। अगर आप पानी को ही देखो तो पानी क्या होता है, लगातार चलते रहता है, क्योंकि वो एक फ्लूइड है। तो फ्लूइड या लिक्विड जो रहते हैं वो कभी रुकते नहीं है, वो लगातार चलते रहते हैं। अगर पानी को कहीं भी डाल दो तो किसी ना किसी तरह वो निकल ही जाएगा। तो ऐसा ही होता है रस भी। रस भी एक तरह का लिक्विड है जो लगातार चलते रहता है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति देखते हैं। हमने बात की थी कि अगर कोई भी चीज़ है तो वो क्या होता है, पंच भौतिक होता है, उसमें पंच महाभूत की प्रॉपर्टी होती है। तो रस धातु है, तो अगर आपको इसको याद करना है तो इसको याद करने के लिए बहुत आसान सा टेक्निक है कि इसमें जल महाभूत की क्यों होती है प्रधानता। जल महाभूत की प्रधानता इसलिए होती है क्योंकि जल महाभूत जो है लिक्विड है। तो लिक्विड है तो अब ऐसे समझ सकते हो कि एक लिक्विड है, लिक्विड में क्या होगा, तो जल होगा, इसलिए कहेंगे कि इसमें जल महाभूत की अधिकता होती है। आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है, जिसकी भली प्रकार से पाक हुआ हो और जो उस आहार को जो तेजमयी तथा विड आदि मल रहित परम सूक्ष्म भाग है, उसे रस कहते हैं। जब भली प्रकार से पाक हुआ, पाक का मतलब क्या है, तो पाक का मतलब है कि जिसका अब्जॉर्प्शन सही से हो चुका हो, और उस जिसके भली प्रकार से मतलब उसकी अब्जॉर्प्शन अच्छे से होगी, क्योंकि उस आहार का जो तेजमयी मतलब कि वो जो आहार है वो बहुत एनर्जेटिक है। और क्या है, विडादि। विडादि का मतलब है कि उसमें किसी तरह का विकार नहीं है, मल रहित है, किसी भी तरह का वेस्ट नहीं है। तो उस जो भाग को जब हो जाता है एब्जॉर्प्शन, तो उसे हम रस कहते हैं। वही जाके प्लाज्मा या लिम्फ बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देखिए क्या लिखा है, एक्सट्रीमली फाइन इन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन विच आर अब्जॉर्ब्ड एंड हैव एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज। जो कि एक्सट्रीमली फाइन जो होते हैं इन प्रोडक्ट डाइजेशन के, जो एब्जॉर्ब हो गए हों, जिसमें कि एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज हो, उसे क्यों कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके स्थान। तो कहाँ कहाँ पे इसका स्थान है, तो हृदय के पास है इसका स्थान। ठीक है, फिर कहाँ पे है, तो ऊपर को जाने वाली 10, नीचे को जाने वाली 10 और तिरछी जाने वाली 4 धमनियाँ। मतलब जो हृदय के पास तो होती ही हैं, ऊपर से जाने वाली 10 धमनी, नीचे से जाने वाली 10 धमनी और तिरछे जाने वाली 10 धमनी होती है हृदय से जो ऊपर से जाने वाली हो, या फिर नीचे से जाने वाली हो, या फिर तिरछी जाने वाली धमनी हो। तो धमनी का मतलब क्या है, तो आर्टरीज। तो ये सब जो होते हैं यही स्थान होते हैं लिम्फ के। ठीक है, हमारे हृदय से सब कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस प्रकार 24 धमनियों द्वारा शरीर में घूमता है। 24 धमनियाँ, 10 ऊपर का, 10 नीचे और 4 ये, तो 24 हो गया टोटल। तो कितना है, तो इस प्रकार 24 धमनियों द्वारा शरीर में घूमता है, मतलब 24 धमनियों द्वारा हमारे शरीर में घूम रहा है लिम्फ। ठीक है, अब देखते हैं, मतलब होता तो और भी होगी धमनियाँ जिसके द्वारा लिम्फ कैरी करता है, लेकिन मेनली जो हमारे आचार्य सुश्रुत जो हैं वो इन्हीं को बताए हैं। ठीक है,
अब ऐसा मत समझिएगा कि वो कह दिए तो इतना ही का इतना ही होता है, मतलब होता तो और भी है, लेकिन हमारे आचार्यों ने तब तक इतना ही कहा था। अब कर्म की बात करते हैं। कर्म क्या है? तो कर्म जो है उसका सबसे पहले है वर्धन। वर्धन का मतलब क्या है कि ग्रोथ कराने में मदद करता है, ठीक है। फिर क्या है? धारण, मतलब कि क्या करा रहा है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वर्धन का मतलब ग्रोथ, ठीक है। तो जैसे कि वर्धन किस में कराएगा? तो वर्धन जैसे कि कोई बाल अवस्था में है, मतलब कि कोई बच्चा है, तो बच्चा में ग्रोथ होने की कोशिश करता है। ऐसा आपकी बुक में भी लिखा होगा कि जो बाल्य अवस्था होता है उस समय क्या होगा? वर्धन होता है, मतलब ग्रोथ होता है उन लोगों में। फिर क्या होता है? रिटेन। रिटेन या धारण किस में रहेगा? तो जो युवा अवस्था में रहेंगे, जैसे कि जो जवान रहेंगे, यंगस्टर, जो यंगस्टर्स हैं जैसे आप जैसे, वो क्या उनमें क्या होता है? तो धारण रहते हैं, मतलब वो स्टेबल रहते हैं। और यापन, यापन किस में रहेगा? तो जो वृद्ध लोग हैं, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, उनमें क्या होता है? यापन रहता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा, मेंटेन, मतलब थोड़ा थोड़ा घट ही रहा होता है, ऐसा कह सकते हैं कि घट रहा होता है। लेकिन जो युवा अवस्था में रहता है वहाँ स्टेबल रहता है, ठीक है। फिर स्नेहन, वो क्या करता है? एक ल्यूब्रिकेशन का काम करता है हमारे पूरे बॉडी में, ठीक है। और क्या करता है? जीवन। जीवन सबसे इम्पोर्टेंट काम तो आप जानते ही हैं कि रस का क्या होता है? तो जीवन प्रोवाइड करना। ये इसके श्रेष्ठ कर्म में भी आता है कि रस, मैंने ये आपको पहले ही बताया था। धातु पोषण न्याय के श्रेष्ठ कर्म में क्या काम है? तो जीवन प्रोवाइड करना इसका श्रेष्ठ कर्म है, ठीक है। फिर देखो आगे, देखते हैं आगे क्या है कि, और इसके कर्म क्या? तुष्टि, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। फिर ये संतोष जिसको बोलते हैं, और इस पे एक श्लोक भी है कि रस संतुष्टि प्रीणनम रक्त पुष्टिम च करोति। इसी पे है जो हमारे आचार्य सुश्रुत का दिया हुआ है, उन्होंने ये कहा है, ठीक है। फिर क्या होता है? ये तो हो गया, फिर ये भी हो गया, फिर प्रीणन भी हो गया, फिर तुष्टि नहीं बताया मैंने। तुष्टि तो सेटिस्फैक्शन, हाँ बता ही दिया। संतोष को बोलते हैं। फिर प्रीणन, प्रीणन का मतलब है तर्पण, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। पूरे जो हमारे सेल्स हैं वो सबको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। रक्त पुष्पी, तो जो हमारे जो रक्त हैं, ब्लड सेल हैं, उनको ही पोषण देने का काम करता है। फिर स्थौल्य, ओबेसिटी, ओबेसिटी देने की काम करता है। अब किसको देता है वो भी हम पढ़ेंगे आगे कि किसको किसको ओबेसिटी लाने का काम करता है। फिर कृष्णता, किसी किसी को पतला करने का काम करता है, ठीक है। और क्या है? स्तन्य आर्तव उत्पत्ति, स्तन्य और आर्तव की उत्पत्ति। स्तन्य मतलब ब्रेस्ट के मिल्क को, और आर्तव तो आप सब जानते ही होंगे। तो उन सब चीज़ों को जो है हमें बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आर्तव का मतलब समझ सकते हो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, ठीक है। और मल रूपी कफ निर्माण, मल रूपी कफ निर्माण क्या है? तो जो मल का मतलब कि जो कफ के निर्माण में, अच्छा ये तो मल रूपी कफ निर्माण तो आप आगे भी देख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे आगे ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये कैसे इसका कर्म है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसके लिए आपको मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चर भी देखना पड़ेगा ताकि आपको ये समझ आए कि क्यों मल रूपी कफ निर्माण लिखा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। वृद्ध रस में यापन और प्रीणन नहीं। हाँ, अगर वृद्ध रस है मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है तो उसमें क्या होता है? तो उसमें रस धातु जो है यापन करने का काम करता है, मतलब क्या करता है? मेंटेन, डिक्रीज करता है। यापन मेंटेनेंस करने का काम करता है, प्रीणन का काम नहीं करता, ठीक है। मतलब नरिशमेंट का काम नहीं करता, वो घटने लगता है जब वृद्ध लोग होते हैं उनमें, ठीक है। तो उनके श्रेष्ठ काम प्रीणन ना करके यापन ही होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए। आगे देखते हैं स्थूलता। तो मैंने आपको बताया ना कि स्थूलता कैसे कर्म है, उसमें और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से स्थूलता आने लगता है रस धातु की वजह से। तो स्थूलता आने का सबसे कारण है कि जो हम श्लेष्म आहार खाते हैं, मतलब क्या है कि जो कफ रहित आहार है, जो कफ रहित अगर हम आहार खाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर स्थूलता आएगी। फिर क्या है? अध्यशन, अध्यशन करते हैं। अध्यशन का मतलब होता है कि अधिक खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी स्थूलता आती है। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और जो दिन में सोते हो, मतलब जो क्या होगा कि दिन में वो जो सोएगा उन लोगों के अंदर स्थूलता आती है। खाते के साथ कुछ लोग सो जाते हैं तो उसकी वजह से भी स्थूलता आती है। थोड़ी हमें वॉकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत वॉकिंग करनी चाहिए खाने के बाद। तुरंत सो नहीं जाना चाहिए जिससे स्थूलता उत्पन्न होता है, ठीक है। अधिक स्निग्धता, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो होता है ना वो
चिकनासापन आ जाएगा, ऑयलीनेस आ जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ये स्थूलता का कारण है, मतलब फैट डिपोजिट होने लग जाएगा उसके बॉडी में, यही है। तो आगे देखते हैं अतिकृष्णता, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके अंदर अतिकृष्णता कैसे आती है, मतलब कि वो पतला कैसे होने लगता है। अगर वो वात वर्धक द्रव्य को खाता है, जो वात को बढ़ाता है, ठीक है, उसको फिर इस पे भी डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें कि वात पित्त कफ के बारे में बताएंगे कि कौन सी चीज़ वात वर्धक द्रव्य है, कौन से कफ वर्धक द्रव्य हैं, उसकी भी एक डिटेल वीडियोस बनाएंगे। यहाँ पे मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, अति व्यायाम, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या फिर अति अध्ययन, या फिर हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, या फिर भय, या फिर हमें कभी कभी बहुत डर लगा रहता है। मतलब होता है ना कि लोग बहुत डिप्रेस रहते हैं, तो वो लोग डिप्रेस जो रहेंगे वो कमजोर ही होते हैं, मजबूत थोड़ी होंगे। जो मेंटली जो स्टेबल नहीं है, जो मेंटली खुश नहीं है, जो मेंटली हेल्दी नहीं है, वो लोग क्या होंगे कि पतले ही होंगे, बस वही है। फिर क्या होगा, शोक में होगा, मतलब किसी दुख में होगा, किसी चीज़ की दुख, मतलब कि जैसे कि शोक नहीं बोलते कि शोक में है, वो किसी चीज़ की शोक मना रहा है, तो वही शोक में होगा ना, तो भी उसके अंदर अतिकृष्टता आती है। फिर अध्ययन, वो कुछ ज़्यादा ही ध्यान में लगा रहेगा, अध्ययन नहीं ध्यान है, कुछ ज़्यादा ही ध्यान लगाए रखेगा। फिर रात्रि जागरण, मतलब रात में जो बहुत लेट लेट तक सोएगा, जल्दी सोएगा ही नहीं। फिर पिपासा, ठीक है, पिपासा का मतलब होता है कि अगर प्यासा रहता है, प्यास भी लग रही है फिर भी पानी नहीं पी रहा, तो भी अतिकृष्टता होगी। भूखा, मतलब कि भूख लगेगी तो खाना नहीं खाएगा। और फिर जो कसाय रस है उसका भी बहुत ज़्यादा सेवन करता है, ठीक है, तो भी वो जो है वो अतिकृष्टता आ जाएगी इसके अंदर, मतलब बहुत पतलापन आ जाएगा, ठीक है। अब श्रेष्ठ काम क्या है इसके, तो श्रेष्ठ काम मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका श्रेष्ठ काम क्या है, तो प्रीणन इसका श्रेष्ठ काम है, ठीक है। फिर क्या है, तो उपधातु, उपधातु क्या क्या है इसकी, तो स्तन्य और स्त्री रक्त, आर्थर इसको बोला, स्तन्य मतलब क्या है, ब्रेस्ट मिल्क, और इसके मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज इसके जो है वो उपधातु हैं। फिर देखो उसके गुण की बात करते हैं, तो गुण कैसा होता है, तो गुण की अगर हम बात करेंगे तो रागहीन होता है ये तो आप सबको पता है। फिर देखो इसमें सब आचार्यों ने अपने अपने कुछ मत कहे हैं, अब उसको हम लोग देखते हैं। तो रस की गति, रस की गति जो है हमारे कुछ आचार्यों ने अपने अपने कुछ मत कहा है उस पर कि कैसे रस की गति होती है। तो सबसे पहले जो है हमारे दलहन कहे हैं, फिर चक्रपाणी है, फिर घोषकर है, घोड़कर है, ठीक है, ये सारे हमारे टीकाकार हैं। मतलब जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हमारे जो आचार्य दलहन, सुश्रुत के जो टीकाकार है वो दलहन है, आचार्य चरक के जो टीकाकार है वो चक्रपाणी है। तो इसी तरह से मतलब सब टीकाकार हैं जो थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे हुआ। तो वही वही लोग होते हैं टीकाकार। आप अगर अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको टीकाकार देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी टीकाकार का मत है, क्या कहा उन लोगों ने, कहा है कि रस धातु में किस तरह से होता है, तो शब्द संतानवत, अर्ची संतानवत और जल संतानवत, ठीक है। मतलब क्या होता है कि रस धातु की जो गति होती है, मतलब जो फ्लो होता है वो शब्द जैसा होता है, मतलब शब्द साउंड वेव की बात की जा रही है। अर्ची संतानवत लाइट वेव की, और जल संतानवत की बात करते हैं तो उस वाटर वेव की। तो स्पीड आप देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा तेज़ तो लाइट वेव की ही होती है, फिर किसकी होती है, तो फिर उसके बाद हमारे साउंड वेव की होती है, और सबसे कम जो स्पीड होती है वो होती है वाटर वेव की, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो दलहन ने कहते हैं कि तीव्र गति होती है शब्द की, ठीक है, मतलब कि मध्यम होती है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, मतलब मध्यम बीच में होती है, मतलब उसकी गति जो है वो बीच में होती है, ना ऊपर होती है ना नीचे होती है, बीच में होती है, इसलिए उसको कहते हैं तीव्र गति। फिर क्या होता है कि हमारा अर्ची मतलब हमारे जो लाइट वेव है, लाइट वेव का कैसे होगा, तो ऊर्ध्व गति, मतलब ऊपर में होती है, ऊपर जाती है, कभी भी लाइट जो है ना वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, और जो हमारा जो जल है वो हमेशा नीचे की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा गया है कि अधोगति होता है, ऊर्ध्व गति होता है, तीव्र गति होता है, ठीक है। फिर अगर हम चक्रपाणी का मत देखते हैं तो चक्रपाणी क्या कहते हैं कि मध्यम अग्नि होने से 6 दिन में शुक्र में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, मध्यम अग्नि होने से। तो जैसे कि आप सबसे पहले तो आप जाना है कि इसका बहुत तेज़ होता है, तो ये क्या करेगा, तो ये बहुत ही जल्दी
जो हम खाना खाएंगे उसको एक दिन में ही शुक्र में परिवर्तन कर देगा। ये तो हम चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके हैं, धातु धातु पोषण न्याय में, तो इसमें उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे शॉर्टली इसे जल्दी जल्दी कवर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये इसका बहुत तेज़ है साउंड वेव, लाइट वेव का स्पीड, तो लाइट वेव का स्पीड बहुत फास्ट है, तो एक दिन में ही वो शुक्र में परिवर्तन कर देगा, क्योंकि इसकी अग्नि बहुत तीक्ष्ण है, मतलब बहुत ही तेज़ है। मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत बलवान है और उसको कुएं से पानी निकालना है, ठीक है, तो कुएं से जो जिस आदमी के पास जिसका ताकत ज़्यादा है तो वो जल्दी कुएं से पानी निकाल लेगा, लेकिन जिसका थोड़ा कम है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और जिसका बहुत ज़्यादा कम है, जो बहुत ही पतला दुबला सा मरियल टाइप है, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही है, तो यहाँ पे तीक्ष्ण अग्नि होने की वजह से 1 दिन लगता है, फिर उसमें मध्यम अग्नि होने की वजह से 6 दिन लगता है परिवर्तन होने में, और अगर बहुत ज़्यादा लो है उसकी एनर्जी, उसकी अग्नि, मतलब उसकी अग्नि की, इसकी डाइजेशन की बात की जा रही है, उसकी डाइजेशन अगर बहुत स्लो है तो क्या होगा, तो उसका 1 माह में शुक्र में परिवर्तन होता है, ठीक है। फिर हमारे घोषकर जी क्या कह रहे हैं, घोणकर घोणकर जी कहते हैं कि रस धातु जो है वो विसरण, रसाकर्षण और निस्यंदन करने का काम करता है। मतलब क्या क्या है, तो हमारे विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन करने का काम करता है, रसाकर्षण का मतलब ऑस्मोसिस, और निश्चय नंदन का मतलब है कि वो जो होगा वो हमारे इनफिल्ट्रेशन में काम करता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं वो जितने भी उदाहरण हैं उनसे रस का कैसे वो उसकी गति होती है उसके बारे में, मतलब उसका कैसे मूवमेंट होता है उसके बारे में बताने का यहाँ पे कोशिश किया है, ठीक है। अब क्या है, तो रस के निम्नलिखित गुण, और भी क्या क्या गुण होते हैं उसकी बात, वहाँ तो हम कर्म पढ़ते हैं, अब यहाँ गुण देखते हैं। तो क्या होता है, तो गति देता है, ठीक है, तो एक तरह का मूवमेंट करने में मदद करता है रस को, ठीक है, गति देता है। फिर क्या होता है, सौम्यता, मतलब आँखों को बहुत सुकून देने वाली होती है ये। मृदुता, मृदुता का मतलब क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, मृदु होता है। फिर क्या होगा, द्रवानुसारी, द्रवानुसारी मतलब एक द्रव्य है ऐसे, मतलब द्रवानुसारी होता है। फिर क्या होता है, और पिछिलता देता है। पिछिलता का मतलब क्या है, यहाँ पे ल छूट गया पर यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, पिछिलता देता है। पिछिलता मतलब स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है। रागहीनता, इसमें कोई तरह का कलर नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं रागहीनता, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में है। अब ये लास्ट टॉपिक है इसका, प्रमाण, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। अब देखते हैं, आचार्य चरक सभी तत्वों का ज्ञान अंजलि प्रमाण से होता है। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि जो भी अगर शरीर के तत्व हैं, कोई भी चीज़ है शरीर के अंदर, तो उनको वो कैसे ज्ञान करने की कोशिश करते हैं, तो अंजलि प्रमाण के द्वारा। अंजलि प्रमाण के द्वारा क्या मतलब, अपने आप एक फिस्ट को बंद करिए, मतलब जैसे हार्ट को फिस्ट को कहते हैं ना कि फिस्ट जैसा होता है उसका स्ट्रक्चर, अगर फिस्ट को बंद करते हैं तो उतना ही मुट्ठी के बराबर को ही बोलते हैं अंजलि प्रमाण, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो हमारे मॉडर्न पार्ट में उसको लेंथ, उसको सेंटीमीटर, उसको मीटर में सेंटीमीटर मीटर में लिखते हैं कि इसकी लेंथ इतनी सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ इतनी सेंटीमीटर है। तो वैसे ही लेकिन यहाँ पे जो हमारे आचार्य हैं वो उस टाइम पे सेंटीमीटर ये सब हुआ नहीं करता था, तो इसलिए वो लोग कैसे मेज़र करते थे, तो वो मेज़र करते थे अपनी फिस्ट से, अपनी मुट्ठी से, अपनी मुट्ठी से, या फिर आप भी पहले के ज़माने में कैसे कपड़े को कैसे मेज़र करते हैं, अपने हाथ से, ये जो थंब है उससे रख के गिनते थे कि भाई ये 1 उंगुल 2 उंगुल, उंगुल चलता था ना, तो ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था पहले टाइम में, इसीलिए उन्होंने अंजलि प्रमाण के द्वारा कहा है। आप भी सोचते हैं कि प्रमाण क्या है, फालतू का प्रमाण है, क्योंकि वहाँ पे कोई मेजरिंग, कोई उस टाइम तक कुछ आया ही नहीं था कि मेजर किसी भी चीज़ को कैसे करेंगे, तो इसीलिए उन आचार्यों को सबसे अच्छा अंजलि प्रमाण लगा तो उन्हें उसी से नाप दिया, ठीक है। फिर क्या क्या आया, व्यक्ति के शरीर में अपनी अंजलि 10 अंजलि प्रमाण में उदक हो रहता है। क्या होगा कि व्यक्ति के शरीर में क्या होता है कि अपनी अंजलि, उसकी जो अंजलि है वो 10 अंजलि प्रमाण में उदक रहता है। मतलब कि 10 एक शरीर, अगर कोई व्यक्ति है उसका शरीर है तो उसमें 10 अंजलि प्रमाण से कोई भी उदक रहता है, ठीक है। मतलब 10 मुट्ठी, अगर 10 बार ऐसे आप बंद करते हो ना तो जाके ये जो है हमारा बॉडी भी वैसे ही उदक होता है 10 अंजलि प्रमाण से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, शरीर में जल अधिक होने पर पूरी श्वेत से संबंध स्थापित कर बाहर निकल जाता है। अगर
बहुत ज़्यादा जल की क्वांटिटी हो गई है तो चाहे तो वो पूरी इसके साथ निकल जाएगा, मतलब हमारे जो फीकल मैटर उसके साथ निकल आएगा। ये स्वेद, ये जो हमारे स्वेट जो पोर होते हैं उनसे जो उस पसीने के द्वारा निकल जाएगा, स्वेट के द्वारा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकल जाता है। फिर क्या, सम प्रमाण में रहे तो रस रुधिर और अन्य धातु में संबंध स्थापित करते हैं। मतलब कि अगर कम अमाउंट में रहते हैं तो क्या होता है कि रस बना लेगा, रुधिर बना लेगा, या फिर और अलग अलग तरह की धातुएं हमारी बॉडी में बनाने लगता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। आहार के बाद रस में 9 अंजलि होती है। मतलब जब हम खाना खाएं उस खाने में 10, पहले तो 10 बॉडी, पहले पूरे बॉडी में 10 था, ठीक है। अब अगर रस की बात करेंगे तो रस में कितना रह जाएगा, तो 9 बार अगर ऐसे मुट्ठी का बंद करते हो ना तो उसके बराबर ही कहेंगे कि 9 अंजलि के जितना आप खाने के बाद रस आता है हमारे बॉडी में, 9 मुट्ठी के समान। प्रत्येक मनुष्य की वात आदि प्रकृति, रस रक्त आदि सार और अन्य भिन्नता के कारण मल धातु दोष निश्चित नहीं है। मतलब जितने भी मनुष्य उसमें वात आदि प्रकृति होने की वजह से, मतलब वात की प्रकृति है उसके अंदर, रस रक्त है, फिर उसके बाद और भी विभिन्नता होने के कारण हम ये नहीं डिफाइन कर सकते कि उसके अंदर धातु, उसके मल, उसका दोष कितना होगा, ये हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और ये भी है कि जो अंजलि प्रमाण को हम एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि सबके शरीर में जो होता है ना वो घटते बढ़ते रहता है, ठीक है। अगर कोई हम हेल्दी बॉडी में देखते हैं तो उसका अलग होगा, और अगर कोई अब नॉर्मल बॉडी है तो उसमें अंजलि प्रमाण अलग ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी होता है। फिर क्या है कि दोष धातु मल 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्याग होते हैं, एक अवस्थिक होते हैं, ठीक है। दिन और रात के अनुसार जो दोष और मल को बांटा गया है वो हो गया नित्याग, और एक होता है अवस्थिक जो अवस्था के अनुसार बांटा गया। जैसे कि वात दोष जो हमारे जितने भी हैं कि दोष कब बढ़ते हैं, ये हमारे अष्टांग के चैप्टर में भी पढ़ा होगा आपने कि दिन के समय जो है क्या होता है, तो प्रथम पहर में कफ बढ़ा रहता है, मतलब जो सुबह के टाइम होता है उसमें कफ बढ़ा रहता है, मध्यम समय में पित्त बढ़ा होता है, और अंतिम समय में क्या बढ़ा होता है, तो वात बढ़े होते हैं, तो उसी को कहा गया है। वैसे ही क्या है अवस्था के अनुसार, युवा अवस्था में रहते हैं तो क्या होता है, तो युवा अवस्था में रहेंगे तो हम बाल्य अवस्था में रहेंगे तो सबसे पहले कफ बढ़ा रहता है। फिर अगर हम युवा अवस्था मतलब यंग जब हो जाते हैं तो पित्त बढ़ा रहता है, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है उसमें वात बढ़ा रहता है। तो उसी तरह से मतलब कि अवस्था के अनुसार जब बांटा जाता है दोष धातु और मलों को, मतलब स्पेशली दोषों को ही बांटा गया या फिर धातु मलों को ही बांटा जाता है, तो उसके बेसिस पे 2 तरह के बताए गए हैं, नित्याग और अवस्थिक, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है कि रस धातु का जो प्रमाण है वो कितना होता है, तो 9 अंजलि के बराबर होता है। रक्त का कितना होता है, 8 अंजलि के बराबर होता है, ठीक है। कि जो खाना खाएंगे सबसे पहले तो पहले रस बनेगा, तो रस में कितने, तो 9 मुट्ठी को ऐसे बंद करेंगे ना तो वो 9 अंजलि के बराबर होता है हमारे बॉडी में। फिर क्या होगा, अगर रक्त है तो वो 8 अंजलि के बराबर होता है, ठीक है। और एक अंजलि में 300 मिलीलीटर ब्लड, 300 मिलीलीटर को माना गया है कि एक अंजलि है, ठीक है। उस समय क्योंकि कोई मेजरिंग था ही नहीं, कुछ मिलीलीटर सेंटीमीटर कुछ था ही नहीं, तो हम नहीं बता पाए। ये बाद में जाके आचार्यों ने इसे कहा कि ऐसे होता है। मॉडर्न जब जब ये सब आया चीज़ें तब जाके बताया गया है कि वो 300 मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है। फिर देखो टोटल कितने हो गए, तो 17 हो गए, 9 और 7, 9 और 8 कितने हो गए, तो 17 हो गए। और 17 में अगर एक टोटल 17 अंजलि है तो 17 अंजलि मतलब कितना हो गया, तो 17 इंटू 300, क्योंकि एक अंजलि में 300 है, तो 17 अंजलि में कितने होंगे, तो 17 अंजलि में 17 इंटू 300 करेंगे तो कितना आएगा, 5100, मतलब कितना मतलब 5100 आएगा मिलीलीटर में। तो अगर लीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 लीटर। और अगर मॉडर्न के हिसाब से बात किया जाए तो 5 लीटर ब्लड ही पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो कहा ना कि आयुर्वेदा और मॉडर्न पार्ट को रिलेशन हम दिखा सकते हैं। देखो यहाँ एक परफेक्ट एग्जांपल है जहाँ पे को रिलेशन दिखाया जा रहा है, एक आयुर्वेदा और मॉडर्न पार्ट का, ठीक है। अब देखते हैं रस व शोतस के बारे में। अच्छा ये भी देख ही लेते हैं, ये भी छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। ये सबसे पहले तो जो मूल्य होते हैं रस व शोतस के कौन कौन होते हैं वो देखते हैं। तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने बताया है कि हृदय और रस धमनियाँ ये जो है वो क्या होता है कि मूल है। फिर क्या होता है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ, ठीक है। सॉरी टू से, पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ मैंने गलत लिख दिया है कि यहाँ पे 10 धमनियाँ नहीं, यहाँ पे रसवाहिनी धमनियाँ ही होगी,
तो इसको जो है ना आप सही कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो है ये 10 नहीं है, यहाँ पे ये 10 नहीं है, रस धमनी है, ठीक है। यहाँ पे रस वाहिनी है, वाहिनी, रस वाहिनी है, ठीक है। तो यहाँ पे रस वाहिनी धमनियाँ हैं, 10 नहीं है, ठीक है। तो ये आप इसको सुधार लीजिएगा कि यहाँ पे आचार्यों ने भी हृदय को कहा है रस वाहिनी धमनियाँ, ना कि 10 धमनियाँ, ठीक है। अब हम देखते हैं रसवा स्रोतस, मतलब कि रसवा का मतलब तो समझ ही रहे होंगे कि रस में अगर उसके जो चैनल है उनकी बात की जा रही है, कि रस का जो चैनल है उसका यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसका सुधार लीजिएगा कि अगर मान लो कि कभी क्या होता है कि इंजरी हो जाता है उसमें, तो इंजरी होने में क्या होता है, तो शोष मतलब कि वो नष्ट होने लग जाता है, फिर मरण, मरने सा हो जाता है, उसमें क्या होता है, तो वेदना, पेन होने लगता है, विनमन मतलब हमारा बॉडी बेंड होने लगता है, मोहन हमें मूर्छा चक्कर आने लगते हैं, भ्रमण, भ्रम, भ्रमण हो गया मतलब वर्टिगो होने लगता है, ठीक है। फिर है वेपन, वेपन का मतलब क्या है, सिवरिंग, हम कांपने लगते हैं, इस तरह के लक्षण आते हैं अगर हमारे रसवा जो चैनल है वो अच्छे से काम ना करे, मतलब रस का जो चैनल है वो अच्छे से काम नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ होने लगती है, उसमें इंजरी हो गई कभी मान लो बाय द वे, तो ये सब होने लगता है। फिर रसवा स्रोत दृष्टि का कारण, तो स्रोत दृष्टि का क्या कारण है, तो गुरु, स्निग्धता, अति स्निग्ध, अति मात्रा में सेवन, अगर हम बहुत हेवी खाना खा रहे हैं, शीतल खा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्निग्ध है उस तरह की खा रहे हैं, मतलब बहुत ऑयली टाइप की चीज़ें खाते हैं, अति मात्रा में सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं। फिर नित्य विषयों का अति चिंतन, और जो सोचने वाले की मतलब किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा हम सोचने लगते हैं, तो उससे भी होता है कि हमारा जो प्रॉब्लम आने लगता है हमारे चैनल्स में, ठीक है। के लक्षण क्या क्या हैं, तो रस व स्रोतो दृष्टि मतलब कि लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा, कि आप कहेंगे कि हमारे जो चैनल्स हैं वो उसमें प्रॉब्लम होने लगा है, तो वो कैसे पहचानेंगे, अश्रद्धा, मन नहीं लगना, मन ना करना, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, वैरस्य, मुख का स्वाद बदल जाएगा, अरुचि, भूख नहीं लगेगा, फिर क्या है, अरसज्ञता मतलब रस का ज्ञान ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा चीज़ खा रहे हैं, कुछ रस पता है कि मीठा है, खट्टा है, नमकीन, कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब ये नहीं कि सर्दी हो गया तो आप कहेंगे कि भाई मेरा रस व स्रोतोदृष्टि हो गया, मतलब कि हमारे चैनल्स में प्रॉब्लम हो गई, ये नहीं, वो सर्दी तो एक नॉर्मल चीज़ है, सर्दी तो होती ही रहती है सबको, तो सर्दी में भी सेंस ऑर्गन हमारे जो अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से नहीं कह सकते, इसमें और भी सारे अगर आपको देखने को मिलेगा ना तभी आप कह पाएंगे। फिर क्या होता है, हल्लाश मतलब नौजिया, वॉमिटिंग टाइप लगेगा, फिर दंतरा, ड्राउजीनेस लगेगा, फिर क्या होगा, तम मतलब क्या, अंधकार सा लगेगा, अंधकार, ठीक है। फिर आंखों के सामने एकदम अंधेरा छाने लगेगा, कृष्ण, आप पतले होने लगोगे, वल्य मतलब कि आपके चेहरे पे ब्रिंकल्स आने लगेंगी, वो लाइनिंग लाइनिंग से नहीं आती है। फिर क्या होता है कि स्रोतो रोध मतलब जो हमारे वेसल्स है उसमें भी प्रॉब्लम होने लग जाएगा। फिर क्या होता है, गौरव, हेवी हेवी लगने लगेगा, आप खाना खाएंगे बड़ा हेवी हेवी सा लगते रहेगा। फिर ज्वर, आपको बुखार आ जाएगा। पांडुवर्णता मतलब क्या होता है कि अनीमिया हो सकता है। फिर क्या होगा, पलीत मतलब असमय बाल का पकना, बाल पहले ही पकने लग जाएगा। कलेव, कलेव मतलब इम्पोटेंसी, जो मेल्स में होता है इम्पोटेंसी, ठीक है, वो वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें अगर देखने को मिलती है तो हो सकता है कि आपके अंदर टेस्ट कराइए, इसकी चेक कराइए, सारे अगर लक्षण देखने को मिल रहा है तो इससे आपके चैनल्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है रसवा के। फिर चिकित्सा क्या है कि लंघन कर्म मतलब क्या करना है कि लंघन करना है, मतलब फास्टिंग करना है। फिर वमन कराइए, वमन हमारे आयुर्वेदा में वमन कराया जाता है, मेडिकेटेड सब्सटेंसेस खिला के वॉमिटिंग कराई जाती है। उपवास, फास्टिंग वही हो गया। फिर क्या है, विरेचन, विरेचन करना मतलब क्या होता है, तो हमारे जो एनल रीजन है ना वहाँ से वेस्ट को बाहर निकलवाते हैं, ठीक है, वो भी मेडिकेटेड दवाई खिलाकर होता है, ठीक है। फिर निरूह कराते हैं, निरूह, बस्ती, ये सारे जो होते हैं ना यहाँ बस्ती है, ये सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। स्रोतोविद या फिर मारूत, हवा पास कराते हैं या फिर धूप लगाते हैं उसे, धूप मतलब मेडिकेटेड धूप देते हैं और वही उसे लेता है। फिर क्या हो गया, आयास, आयास मतलब आलस, आयास, ये सब कराते हैं, ठीक है। तो ये सारी चिकित्सा बताई गई।